आज से 17 साल पहले LG ने एक फोन लॉन्च किया था, LG प्राडा, और ये वर्ल्ड का पहला कैप्टिव टच स्क्रीन फोन था। एंड इसके कुछ ही महीने बाद एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च कर दिया। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। इसके बाद टच स्क्रीन फोन्स इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि आज हम सबके हाथों में टच स्क्रीन फोन्स हैं। और ये पिछले 17 सालों में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आई और गई, लेकिन इनमें से कोई भी स्मार्टफोन्स को रिप्लेस नहीं कर पाई। ऐसा इसलिए बिकॉज स्मार्टफोन्स हम इंसानों की लाइफस्टाइल का एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट बन चुके हैं। हम सबको स्मार्टफोन से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया है। लेकिन रिसेंटली एप्पल ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एप्पल विजन प्रो। एप्पल इसको स्पेशल कंप्यूटर बोलता है और ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि आने वाले 10 सालों में ये हमारे स्मार्टफोन्स को खा जाएगी। तो अगर आपको एप्पल विजन प्रो की अनबॉक्सिंग, रिव्यू ये सब देखना है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हो। बिकॉज ये वीडियो एप्पल विजन प्रो के बारे में नहीं है। दिस वीडियो इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेक। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कौन सी डायरेक्शन में जा सकती है। क्या सच में स्मार्टफोन्स के जाने का समय आ चुका है, और अगर हाँ तो वो कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जो कि स्मार्टफोन्स को रिप्लेस करेगी। बस यही सब सवालों के जवाब हम ये वीडियो में ढूंढने वाले हैं। बट फिर भी चलो कॉन्टेक्स्ट के लिए, जिनको नहीं पता कि एप्पल विजन प्रो या फिर स्पेशल कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, एप्पल विजन प्रो के आगे की साइड बहुत सारे अलग अलग कैमराज और सेंसर्स लगे हुए हैं, और इसके अंदर की साइड जहाँ पे आपकी आंखें होंगी वहाँ पे 2 बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं। तो ये सारे कैमराज आपके आसपास के सराउंडिंग की वीडियो को कैप्चर करते हैं एंड उसी को अंदर जो स्क्रीन है वहाँ पे रियल टाइम में डिस्प्ले करते हैं। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि आपने भले ही ये बड़े बड़े VR हेडसेट पहने हुए होंगे, फिर भी आपको ऐसा ही फील होगा कि आप इसके आर पार देख सकते हो। एंड फिर इसकी मदद से आप अपने आसपास कहीं पे भी कोई भी ऐप ओपन कर सकते हो। मतलब अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे एक बड़ा सा यूट्यूब का ऐप ओपन होना चाहिए, वो मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैसेजेस का ऐप खोलना चाहूँ, खोल सकता हूँ। मुझे चाहिए सामने की साइड डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एक बड़ा सा स्क्रीन होना चाहिए, मैं मूवी देखना चाहता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। मतलब इन शॉर्ट आप अपने आसपास सराउंडिंग में किधर भी कोई भी ऐप ओपन करना चाहो कर सकते हो। तो आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि एप्पल विजन प्रो जैसे स्पेशल कंप्यूटर स्मार्टफोन को रिप्लेस कर देंगे? लेट मी एक्सप्लेन। तो देखो, इसको मैं 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूंगा। एक थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा जहां पे मैं अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको ये समझाऊंगा कि कैसे स्पेशल कंप्यूटर स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड दूसरा थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इसको थियोरेटिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं बिजनेस मैनेजमेंट की एक बुक के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको समझाऊंगा कि कैसे बिजनेस लॉजिक के हिसाब से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्पेशल कंप्यूटर्स स्मार्टफोन को रिप्लेस कर देंगे। तो हाँ, ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा बाद में आएंगे, पहले प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। तो आज से करीब 50 साल पहले 1970 में एक कंप्यूटर लॉन्च हुआ था जिसका नाम था कैनबेक 1, और ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड का पहला पर्सनल कंप्यूटर था। एंड इसके बाद पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के पर्सनल कंप्यूटर देखे हैं, जैसे कि नॉर्मल डेस्कटॉप पीसी तो हमने देखा ही है, फिर लैपटॉप भी एक तरह का पर्सनल कंप्यूटर है, फिर टैबलेट्स भी एक तरह के पर्सनल कंप्यूटर है, इवन जो स्मार्टफोन्स हम यूज करते हैं ये भी एक तरह के पर्सनल कंप्यूटर ही है। यहाँ तक कि इवन जो स्मार्ट वॉच हम यूज करते हैं ये भी मेरे हिसाब से टेक्निकली एक पर्सनल कंप्यूटर ही है। बस फर्क इतना है कि इसका साइज और भी ज्यादा छोटा है। तो पिछले कुछ सालों में हमने इतने सारे अलग अलग टाइप्स के पर्सनल कंप्यूटर्स देखे हैं, लेकिन आई थिंक सब लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये सारे पर्सनल कंप्यूटर्स में से जो पर्सनल कंप्यूटर ने हमारी लाइफस्टाइल पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो है स्मार्टफोन। तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्या खास है स्मार्टफोन्स में जो कि बाकी पर्सनल कंप्यूटर्स में नहीं है। कुछ तो ऐसी बात होगी स्मार्टफोन्स में विच मेक्स इट स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ अदर कंप्यूटर्स। तो बहुत सोचने के बाद मुझे एक ऐसी चीज़ मिल गई, और वो एक चीज़ है बैलेंस बिटवीन कैपेबिलिटी एंड मोबिलिटी। इसका मतलब क्या है? तो देखो, कैपेबिलिटी से मेरा मतलब है कि एक स्मार्टफोन क्या क्या काम करने के कैपेबल है। जैसे कि आप स्मार्टफोन में फोटोज क्लिक कर सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि स्मार्टफोन ये सारे अलग अलग काम करने के कैपेबल है। इसका मतलब स्मार्टफोन की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। एंड मोबिलिटी से मेरा मतलब है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना कितना आसान है। तो स्मार्टफोन्स क्योंकि बहुत छोटे से होते हैं तो आप इसको इजीली अपने पॉकेट में डाल के कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप इसको ऑन द गो यूज भी कर सकते हो। मतलब अगर मुझे रास्ते पे चलते चलते किसी को टेक्स्ट मैसेज करना है या फिर कोई कॉल पे बात करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्मार्टफोन्स में कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है और मोबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और दोनों के बीच में एक काफी बढ़िया बैलेंस है। और ये बैलेंस ही वो चीज है जो कि स्मार्टफोन्स में है लेकिन कोई और तरह के पर्सनल कंप्यूटर्स में नहीं है। एंड आई थिंक यही वो रीजन है जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स हमारी लाइफस्टाइल का
एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट बन चुके हैं, क्योंकि आप स्मार्टफोन में बहुत सारे काम कर सकते हो और जब चाहो तब जिधर चाहो उधर कर सकते हो। इसीलिए स्मार्टफोन यूज करने से हम लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा आसान बन जाती है एंड शायद इसीलिए हम लोगों को स्मार्टफोन से इतना ज्यादा लगाव हो गया है। क्योंकि अगर आप देखो तो जो डेस्कटॉप पीसी होता है तो उसमें कैपेबिलिटीज तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज उसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन क्या उसमें मोबिलिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक बार आपने कोई एक जगह पे कोई एक टेबल पे अपना डेस्कटॉप पीसी सेटअप कर दिया, फिर आपको अगर उसको यूज़ करना है तो आपको वहीं पे आके उसको यूज़ करना पड़ेगा, आप उसको कहीं पे भी लेके नहीं जा सकते। तो इसीलिए एक डेस्कटॉप पीसी में कैपेबिलिटी ज़्यादा और मोबिलिटी बहुत कम है, तो दोनों के बीच में कोई बैलेंस नहीं है। एंड बिल्कुल उसी तरह अगर आप एक स्मार्ट वॉच जैसे पर्सनल कंप्यूटर को देखो तो इसमें मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप इसको अपने हाथ में पहन के कहीं पर भी लेके जा सकते हो, लेकिन क्या इसमें कैपेबिलिटी है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इसमें बहुत ही लिमिटेड काम कर सकते हो। तो इसीलिए स्मार्ट वॉच में कैपेबिलिटी कम और मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगेन दोनों के बीच में कोई बैलेंस नहीं है। एंड वहीं अगर आप एक लैपटॉप या फिर एक टैबलेट की बात करो तो हाँ, उसमें मोबिलिटी है, आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा मोबिलिटी आपको स्मार्टफोन में मिलती है उतनी मोबिलिटी तो लैपटॉप और टैबलेट में भी नहीं होती। तो इन शॉर्ट बॉटम लाइन ये है कि स्मार्टफोन में कैपेबिलिटी और मोबिलिटी के बीच में जितना परफेक्ट बैलेंस है उतना कोई और कंप्यूटर में नहीं है। तो देखो, ये बात तो एकदम क्लियर है कि अगर स्पेशल कंप्यूटर्स को स्मार्टफोन्स को रिप्लेस करना है तो स्पेशल कंप्यूटर्स में भी कैपेबिलिटी और मोबिलिटी के बीच में उतना ही अच्छा बैलेंस होना चाहिए जितना स्मार्टफोन में है, या फिर स्मार्टफोन से भी बेहतर बैलेंस होना चाहिए। तो क्या सच में स्पेशल कंप्यूटर्स में कैपेबिलिटी और मोबिलिटी के बीच में बैलेंस है? लेट्स फाइंड आउट। तो देखो, एक बात तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि स्पेशल कंप्यूटर में कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आई डोंट नो आपने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन अब तक हमने जितने भी तरह के पर्सनल कंप्यूटर्स देखे हैं उन सब में आपको एक बात कॉमन देखने को मिलेगी, और वो है स्क्रीन। अगर आप डेस्कटॉप पीसी की बात करो या फिर एक स्मार्ट वॉच की बात करो, हर तरह के पर्सनल कंप्यूटर में आपको स्क्रीन जरूर देखने को मिलेगी। एंड ये एक बहुत ही बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है, बिकॉज ये जो छोटा सा नॉर्मल फ्लैट 2D स्क्रीन आपको मिलता है वही आपका वर्क एरिया होता है। मतलब अगर आपको अपने पीसी या लैपटॉप में 10 अलग अलग विंडोज ओपन करने हैं, 10 अलग अलग ऐप्स ओपन करने हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन उनमें से कोई भी ऐप ये स्क्रीन के बाहर नहीं जा सकता। बट स्पेशल कंप्यूटर्स में आपको ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं मिलता, बिकॉज स्पेशल कंप्यूटर में तो स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसमें तो आपका पूरा सराउंडिंग ही आपका वर्क एरिया है। मतलब मेरे आसपास सराउंडिंग में जितनी भी जगह है मैं वो पूरी जगह यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि मुझे अगर यहाँ पे यूट्यूब खोलना है मैं खोल लूंगा, मुझे यहाँ पे मैसेजेस का ऐप खोलना है तो वो मैं खोल लूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ये सिर्फ नॉर्मल ऐप्स यूज करने तक लिमिटेड नहीं है। आप अगर समझने की कोशिश करो तो आज तक जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स थे उसमें नॉर्मल 2D स्क्रीन आपको मिलता था, एक फ्लैट स्क्रीन होता था, लेकिन स्पेशल कंप्यूटर्स में आपको पूरी 3D दुनिया मिलती है। एंड ये जो 2D से 3D का जंप है, इसकी मदद से आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे कि अगर मेडिकल स्टूडेंट्स को सर्जरी की प्रैक्टिस करनी है तो वो वर्चुअल रियलिटी की मदद से कर सकते हैं। अगर एक इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट को बिल्डिंग बनने के पहले ही उसका 3D मॉडल बना के देखना है तो वो वर्चुअल रियलिटी की मदद से कर सकता है। अगर एक इंटीरियर डिजाइनर को पहले ही अपने क्लाइंट को दिखाना हो कि घर बनने के बाद ऐसा दिखेगा तो वो दिखा सकता है। आज तक हम गूगल मैप्स पे कुछ इस तरह से डायरेक्शन देखते आ रहे थे, लेकिन वर्चुअल रियलिटी की मदद से शायद फ्यूचर में आप इस तरह से डायरेक्शन देख पाओगे। अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें होलोग्राम की मदद से वो 3D वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। तो वैसे ही कुछ 3D वीडियो कॉल्स आप स्पेशल कंप्यूटर की मदद से रियल लाइफ में कर पाओगे। और ये तो सिर्फ कुछ गिने चुने एग्जांपल्स हैं जो कि मैं अभी सोच पा रहा हूँ, वरना ये टेक्नोलॉजी की मदद से पता नहीं हम और क्या क्या कर पाएंगे। तो हाँ, ये बात तो क्लियर है कि स्पेशल कंप्यूटर्स में कैपेबिलिटी तो बहुत बहुत ज्यादा है, बट क्या इसमें मोबिलिटी है? तो देखो, आई एग्री कि स्पेशल कंप्यूटर्स में आज के टाइम पे मोबिलिटी नहीं है, बिकॉज अगर आप कोई भी तरह का VR हेडसेट देख लो, जैसे कि एप्पल विजन प्रो है या फिर मेटा क्वेस्ट 3 वगैरह है, तो वो सब साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं और उनका वेट भी बहुत ज्यादा है। तो हाँ, स्पेशल कंप्यूटर्स में आज के टाइम पे मोबिलिटी बहुत कम है, लेकिन ये मोबिलिटी फ्यूचर में बढ़ सकती है। बिकॉज अगर आप देखो तो आज से करीब 40 साल पहले फोन्स कुछ ऐसे हुआ करते थे, बहुत ज्यादा साइज में बड़े और बहुत ज्यादा हैवी, और आजकल के फोन्स देखो कितने छोटे और कितने लाइट वेट हो गए हैं। और इसी तरह अगर आजकल के VR हेडसेट और स्पेशल कंप्यूटर्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं तो मे भी शायद फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे, मे भी शायद एक नॉर्मल पेयर ऑफ ग्लासेस जैसे दिखेंगे। एंड फिर जैसे आजकल हम सब सुबह उठ के अपना फोन देखते हैं, एक टाइम आएगा जब हम सुबह उठ के ये चश्मा पहनेंगे और चारों तरफ अलग अलग एप्स ओपन करके अपने काम करने लगेंगे। तो स्पेशल कंप्यूटर्स में कैपेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है और मोबिलिटी भी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी मोबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। एंड फिर एक टाइम आएगा जब कैपेबिलिटी और मोबिलिटी के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बन जाएगा, एंड दैट विल बी द टाइम जब स्पेशल कंप्यूटर्स स्मार्टफोन को रिप्लेस कर देंगे। तो प्रैक्टिकली तो हमने समझ लिया कि स्पेशल कंप्यूटर्स फोन को रिप्लेस कर सकते हैं। अब यही बात मैं आपको थोड़ा अलग एंगल से, अलग नजरिए से एक्सप्लेन करता हूँ।
तो देखो, अगर आप एक MBA स्टूडेंट हो या फिर एक CA स्टूडेंट हो या फिर इन जनरल अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो आपने अपनी बुक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब जिनको नहीं पता कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक थियरी है जो कि ऐसा बोलती है कि दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, फिर चाहे वो कोई स्मार्टफोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो या फिर कोई और इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे प्रोडक्ट अपने पूरे लाइफ स्पैन में 4 कॉमन स्टेजेस के थ्रू गुजरते हैं। ये 4 स्टेज होते हैं: इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। अब ये 4 स्टेजेस क्या होते हैं और इनमें क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको आईपॉड के एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। आईपॉड एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था जिसने म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस की इंडस्ट्री को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। एंड पहला आईपॉड लॉन्च हुआ था 2002 में। तो मतलब 2002 में दुनिया के सामने पहली बार आईपॉड इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बस इसी को कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। और अब हम जरा आईपॉड की हर साल की सेल्स पर नजर डालते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि स्टार्टिंग के 1-2 साल में सेल्स बहुत कम थी। ऐसा इसलिए बिकॉज वो टाइम पे ये बहुत ही नया प्रोडक्ट था, तो ज्यादा लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं था। बट फिर जैसे जैसे 1 साल बीता, 2 साल बीता, तो धीरे धीरे लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में पता लगने लगा। एंड फिर जैसे जैसे आईपॉड पॉपुलर होता गया, वैसे वैसे उसकी सेल्स भी बढ़ने लगी। इसलिए आप देखोगे कि नेक्स्ट 2-3 साल में आईपॉड की सेल्स बहुत ही तेजी से ग्रो हुई। तो बस ये जो बहुत बड़ी ग्रोथ आप देख रहे हो, इसी को कहते हैं ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे हर चीजें बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होती है, प्रोडक्ट की सेल्स बहुत तेजी से ग्रो होती है, एंड इसलिए कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत तेजी से ग्रो होता है। एंड क्योंकि उनका प्रोडक्ट इतना ज्यादा बिक रहा है, तो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से और भी उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए इनोवेशंस लाने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट में इनोवेशंस भी बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। बट फिर एक टाइम आता है कि अब और ज्यादा ग्रो होने के लिए जगह ही नहीं बची। मतलब मार्केट में जितने लोगों को आईपॉड की जरूरत थी, वो सब लोगों ने आईपॉड खरीद दिया है, तो अभी बेचने के लिए और कोई बचा ही नहीं है। और एप्पल भी आईपॉड में डाल डाल कर कितने इनोवेशंस डालेगी। एक टाइम आएगा जब एप्पल आईपॉड में हर तरह का इनोवेशन डाल चुके होंगे, तो ये एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और हर चीज एकदम टॉप पे, एकदम मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है। और यही लेवल को बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में हर एक चीज एकदम टॉप लेवल पे होती है, एकदम पीक पे होती है, और आने वाले कुछ टाइम तक वही पीक मेंटेन करती है। इसलिए आप नोटिस करोगे कि आने वाले 2-3 साल में आईपॉड की सेल्स में ज्यादा कोई चेंजेस हुए नहीं है। हाँ, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बट मोस्टली जो सेल्स है वो एकदम कांस्टेंट ही रही है। तो बस इसी को बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। एंड फिर एप्पल ने आईफोन लॉन्च कर दिया। Today, Apple is going to reinvent the phone, and we are calling it iPhone. तो आईपॉड में लोग क्या करते थे, आईपॉड में गाने सुनते थे, और अब यही सेम काम लोग आईफोन में भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आईफोन में आप और भी बहुत सारे अलग अलग काम कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने आईपॉड खरीदना बंद कर दिया और आईफोन खरीदना शुरू कर दिया। तो इसीलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे आईपॉड की सेल्स कम होने लगी, और ये जो बहुत तेजी से सेल्स कम होने लगी है, यही हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का चौथा स्टेज है, जिसका नाम है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि सेल्स धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। ऐसा इसलिए बिकॉज इतने साल बीत जाने की वजह से हमारा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है और मार्केट में हमारे प्रोडक्ट से भी कोई बेहतर प्रोडक्ट आ चुका होता है, एंड इसीलिए लोग हमारा प्रोडक्ट छोड़ के वो नया वाला प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं। जैसे आईपॉड की बात करें तो आईपॉड पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, और उसकी जगह पे नया प्रोडक्ट आ गया जो कि था आईफोन, एंड तब जाके आईपॉड की ये पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई। तो बस इसी को कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और ये कोई मेरी बनाई हुई थियरी नहीं है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही वेल नोन थियरी है, जो कि आई थिंक 1960s में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर ने बनाई थी। तो ये बहुत ही पुरानी थियरी है और हम कॉमर्स स्टूडेंट्स इसको अपने बुक्स में पढ़ते हैं। मैं एक CA स्टूडेंट हूँ, मैंने अपनी बुक में ये थियरी पढ़ी है। तो जैसे हमने आईपॉड की सेल्स देखी, अब एक बार स्मार्टफोन्स की सेल्स पर नजर डालते हैं। और हाँ, लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर कि ये सिर्फ आईफोन्स की सेल्स नहीं है, ये इन जनरल सारे स्मार्टफोन की सेल्स हैं। तो आप एक चीज इसमें नोटिस करोगे कि 2015 से लेके 2022 के बीच में स्मार्टफोन्स की सेल्स में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ये मोस्टली एकदम कांस्टेंट ही रही है। हाँ, जो 2020, 21 और 22 में सेल्स थोड़ी सी कम हो गई हैं, उसको आई थिंक हमें इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज मे बी शायद वो पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से कम हुई है। तो उसका हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थियरी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर दो। तो हाँ, पिछले कुछ सालों से सेल्स एकदम कॉन्स्टेंट चली आ रही है। एंड इवन अगर हम इनोवेशंस की तरफ नजर डालें तो ये है पिछले 5 साल के आईफोन्स। एज यू कैन सी, पिछले 5 सालों में आईफोन्स में कोई ऐसे बड़े मेजर इंप्रूवमेंट्स हुए नहीं है। हाँ, बस
बस कुछ छोटे मोटे माइनर इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली ये है लास्ट 5 साल के सैमसंग के एस सीरीज के फोन्स। अगेन आप यही सेम चीज नोटिस करोगे, माइनर इंप्रूवमेंट्स बट नो बिग चेंज। हाँ, फोल्डिंग फोन्स एक बहुत बड़ा इनोवेशन हो सकता है पिछले कुछ सालों में, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि फोल्डिंग फोन्स में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो एक स्पेशल कंप्यूटर को टक्कर दे पाए। तो अब तक मैंने जितनी भी बातें कही, अगर वो आपने ठीक से सुनी होगी तो आप एक चीज समझ गए होगे कि पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन की सेल्स एकदम कांस्टेंट रही है और पिछले कुछ 5-6 सालों में कोई ज़्यादा बड़ा इनोवेशन भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि स्मार्टफोन्स अभी मैच्योरिटी स्टेज में है, और मैच्योरिटी स्टेज के बाद क्या आता है? डिक्लाइन स्टेज। तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली फ्यूचर में कब होगा वो बताना तो मुश्किल है, लेकिन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर स्मार्टफोन्स की सेल्स कम होने लगेंगी, स्मार्टफोन्स बिकना बंद हो जाएंगे और कोई और नई टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन की जगह ले लेगी। एंड जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि स्पेशल कंप्यूटर्स में कैपेबिलिटी और मोबिलिटी के बीच में बैलेंस होने की वजह से वो स्मार्टफोन्स को रिप्लेस करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो मे बी शायद जब स्मार्टफोन्स का डिक्लाइन स्टेज आएगा तब स्पेशल कंप्यूटर्स का ग्रोथ स्टेज शुरू हो जाएगा। सो या दिस इज व्हाई आई थिंक एप्पल विजन प्रो जैसे स्पेशल कंप्यूटर्स फ्यूचर में स्मार्टफोन्स को रिप्लेस कर देंगे। अगेन ये वीडियो में हमने जितनी भी बातें की है वो सब फ्यूचर को लेके स्पेक्यूलेशंस है। यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होगा या फिर फ्यूचर ऑफ टेक क्या होगा। बट यार सच बताऊँ तो जब से मैंने एप्पल विजन प्रो के वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, तब से मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि दिस इज द डायरेक्शन इन विच टेक्नोलॉजी विल गो इन फ्यूचर। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरी बातों से एग्री करेंगे और मेरे जो थॉट्स मैंने वीडियो में बताए हैं उससे एग्री करेंगे या नहीं, बट ये वीडियो मैं बस अपने थॉट्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए बनाना चाहता था, जस्ट सो दैट कि फ्यूचर में मे बी शायद 5 साल 10 साल बाद ये वीडियो मैं दोबारा से देख पाऊँ और ये चेक कर पाऊँ कि 2024 में मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा था क्या वो सच हुआ या नहीं। यस, आप लोग मुझे क्रेजी बोलो, पागल बोलो, जो बोलना है बोलो, व्हाटएवर, बट एक्चुअल में फ्यूचर ऑफ टेक क्या होगा ये जानने के लिए तो हमें 8-10 साल वेट करना पड़ेगा, बिकॉज कल किसने देखा है। तो करते हैं 10 साल तक वेट करते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। इधर हमसे 1 साल वेट नहीं हो रहा और 10 साल वेट करने की बातें कर रहे हैं।